हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इंस्टीट्यूट चैनल सक्सेस की चाहत में। दोस्तों, हम 12th क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं और उसके जो 8 चैप्टर हैं उन्हें हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज उसका हम जो 9वां चैप्टर है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। जो 9th चैप्टर का जो नाम है वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। दोस्तों, मैंने आपको व्यापार की परिभाषा आपको पहले भी बताई है और इसमें सिर्फ एक शब्द जुड़ गया है, वो है अंतर्राष्ट्रीय। तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, मैं इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा। और यकीन मानिए दोस्तों, आप इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप उनका जवाब जरूर दे पाओगे और आप उनके जवाब को, आंसर को आप अपने एग्जाम में जरूर लिख पाओगे अच्छी तरीके से। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। दोस्तों, व्यापार का अर्थ मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय शब्द को आप भूल जाइए। ठीक है, आप सोचिए कि ये शब्द कुछ है ही नहीं, पहले आप समझिए व्यापार शब्द को कि व्यापार होता क्या है, व्यापार कहते किसे हैं। तो सुनिए दोस्तों, मैं आपको व्यापार की परिभाषा बता रहा हूँ। व्यापार का तात्पर्य वस्तुओं एवं सेवाओं के स्वैच्छिक आदान प्रदान से होता है। समझे दोस्तों? नहीं समझे? रुके, मैं समझाता हूँ आपको। व्यापार किसी भी वस्तुओं एवं सेवाओं का स्वैच्छिक आदान प्रदान है। जैसे कि आपके पास कोई वस्तु है, आप किसी को देते हैं, ठीक है, और कोई बदले में आपको भी वस्तु देता है या उसके बदले में आपको मुद्रा देता है, ठीक है, तो वो व्यापार है। मतलब वस्तुओं के क्रय या विक्रय को ही व्यापार कहते हैं। आप समझ गए कि मतलब किसी वस्तुओं को खरीदना बेचना ही व्यापार है। और ये व्यापार जो है वो दो तरीके से होता है, एक तो होता है राष्ट्रीय व्यापार और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जो राष्ट्रीय व्यापार होता है वो देश की सीमा के भीतर होता है। मतलब जैसे एक ये कोई पर्टिकुलर देश है, ये मान लीजिए आप इंडिया है, इंडिया का मैप ऐसा नहीं है लेकिन आप मान लीजिए कि ये इंडिया है, जो मतलब इंडिया में ही एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर एक छोर से दूसरे छोर पर इसके मतलब अंदर ही अंदर व्यापार हो, मतलब देश की सीमा के बाहर नहीं जा सकते ये, मतलब कि अपने देश के अंदर ही अंदर व्यापार हो, उसे राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कोई बड़ा शब्द नहीं है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मतलब देश की सीमा के बाहर। मैंने आपको आसान लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करिए। देश की सीमा के अंदर जो होता है वो होता है राष्ट्रीय व्यापार, और जो देश की सीमा के बाहर होता है वो होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो देशों या फिर दो से अधिक देशों के बीच होता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो हमारे देश की सीमा है, उस सीमा के हम बाहर जाकर व्यापार करते हैं। हम एक देश से दूसरे देश से हम कोई भी वस्तुएं खरीदते हैं और बेचते हैं, उसी को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, ये देश की सीमा, हम जो राष्ट्रीय व्यापार में था इसके अंदर अंदर व्यापार करते थे, एक राज्य से दूसरे राज्य में। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत है वो हम एक देश से दूसरे देश में करते हैं। मतलब इस देश की जो सीमा है इसके बाहर, मतलब इस देश की सीमा के बाहर क्या है? दूसरा देश है, तो मतलब हम उससे व्यापार करते हैं, तो उसे ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। आप समझ गए दोस्तों? देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली, आपको ये तो पहले भी पता होगा आपको। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है? ये पहले होता था दोस्तों, पहले के जमाने में, तो मतलब पहले के समय के लोग होते थे ये वस्तु विनिमय प्रणाली करते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली का क्या मतलब है? मतलब व्यापार में वस्तु के बदले वस्तु लेना और देना। मतलब जैसे आप कोई किसी को सामान दे रहे हो, आप कुछ भी सामान दे रहे हो, जैसे आप चावल बेच रहे हो, तो मतलब जो मतलब बदले में है वो आपको चावल की जगह मतलब कुछ और प्रदान कर सकता है। उस व्यक्ति को जैसे उस व्यक्ति को चावल की जरूरत है और आपको जैसे अनाज की जरूरत है, तो मतलब इन दोनों का आदान प्रदान हो गया। मतलब पहले के जमाने में मुद्रा नहीं था, पहले तो वस्तु विनिमय ही होता था, वस्तु के बदले लेना और वस्तु देना। ठीक है, इसमें यही बता रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है। देखिए, पहले व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से ही होता था, वस्तु के बदले वस्तु लेना व देना। बताया ना दोस्तों कि मतलब एक वस्तु के बदले वस्तु लेना और देना ही वस्तु विनिमय प्रणाली होता है। क्या ये आज भी जिंदा है वस्तु विनिमय प्रणाली? क्या ये आज भी जो भारत है उसके किसी क्षेत्र में क्या आज भी ये होती है वस्तु विनिमय प्रणाली? तो इसका जो जवाब है वो दोस्तों आपको इसका जवाब यस में देना पड़ेगा, क्योंकि आज भी भारत के अंदर एक क्षेत्र ऐसा है, एक जगह ऐसा है जहां पर वस्तु विनिमय प्रणाली आज भी होती है। मैं आपको बताऊंगा। देखिए, क्या वस्तु विनिमय प्रणाली आज भी है? तो ये क्वेश्चन मार्क है दोस्तों आपके लिए। तो इसका जवाब है यस। अब ये जवाब तो हमने दे दिया, लेकिन इसके रीजन को भी जानते हैं और इसका जो आंसर है उसे भी जानते हैं हम।
प्रत्येक वर्ष जनवरी में फसल कटाई की ऋतु के बाद गुवाहाटी से 35 किलोमीटर दूर जोगी रोड में जीन बीन मेला लगता है। ठीक है, देखिए गुवाहाटी से 35 किलोमीटर दूर जोगी रोड है एक, वहां पर जीन बीन मेला लगता है, जहां आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली होती है। ठीक है, भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली होती है। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि भारत में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली होती है, तो दोस्तों वह जो गुवाहाटी के पास है जीन बीन मेला, जो गुवाहाटी है वहां से 35 किलोमीटर दूर है जोगी रोड। ठीक है, वहीं पर लगता है जीन बीन मेला, ये मेले का नाम है जीन बीन। ठीक है, तो उसी मेले में वस्तु विनिमय प्रणाली होती है। देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास क्या है। कि आप ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हम अभी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले इसका थोड़ा इतिहास जान लेते हैं कि ये मतलब पहले के समय में किस तरीके से व्यापार होता था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास क्या है वो देखते हैं। रेशम मार्ग के जरिए चीन की रेशम, तो आपने नाम भी सुना होगा कि पहले रेशम का व्यापार होता था चीन के रास्ते से, वही बता रहे। रेशम मार्ग के जरिए चीन की रेशम एवं रोम की ऊन का भारत एवं मध्य एशिया के जरिए व्यापार होता था। आपने पहले भी सुना है दोस्तों कि रेशम का जो व्यापार होता था वो पहले के जमाने में चीन के रास्ते से होता था। ठीक है, और रोम की जो ऊन है उसका भी व्यापार होता था भारत एवं मध्य एशिया के जरिए। ठीक है, और पहले के समय में अफ्रीका है, जो अफ्रीका महाद्वीप है, वहां से दासों का व्यापार होता है। सॉरी दोस्तों, होता था, मतलब जो अफ्रीका महाद्वीप है वहां से मतलब अलग अलग देशों में दासों का व्यापार होता था। दासों को खरीदा जाता था व्यक्तियों को। से आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि मतलब जो पहले के जमाने में है राजा महाराजा दास को ही दान के रूप में किसी अन्य राजा को दे दिया करते थे। मतलब दास को पहले एक वस्तु के तरह समझा जाता था कि मतलब दास एक वस्तु है, वो हम किसी को भी भेंट कर सकते हैं। जो राजा महाराजा थे पहले के समय में, इतिहास में आपने अगर पढ़ा हो तो आप देखिए कि मतलब जो पहले के समय के राजा थे वो किसी अन्य राजा को या फिर किसी को भी जो जिससे वो प्रसन्नित हो जाते थे, उन्हें दासों को ही भेंट के रूप में दे दिया करते थे। तो ठीक है, और वो दास कहाँ से लेके आते थे? वो अफ्रीका महाद्वीप से लेकर आते थे, क्योंकि अफ्रीका से ही दासों का व्यापार होता था। औद्योगिक क्रांति के माध्यम से, औद्योगिक क्रांति के समय विनिर्मित वस्तुओं का व्यापार, जब मतलब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई धीरे धीरे। अच्छा दोस्तों, आप पहले ये समझिए कि पहले व्यापार में कौन कौन सी वस्तु होती थी। पहले व्यापार में कौन कौन सी वस्तु होती थी? जो पहले के व्यापार होता था उसमें जो बहुमूल्य धातुएं हैं, सोना चांदी कॉपर, ठीक है, संगमरमर पत्थर हो गए, बलुआ पत्थर हो गया, तो मतलब इन्हीं सभी चीजों का व्यापार होता था। मतलब जो मुख्य सामान है सिर्फ उन्हीं चीजों का व्यापार होता था। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद जो मतलब हर एक वस्तु का विनिर्माण हुआ, ठीक है, तो मतलब छोटी से छोटी वस्तुओं का भी व्यापार होने लगा। पहले तो इतने साधन नहीं थे, इसलिए मतलब जो मतलब जरूरी की सामान की चीजें सिर्फ वही व्यापार में लाई जाती थी। लेकिन औद्योगिक क्रांति के समय जब विनिर्मित हुआ सामान, तो मतलब उनका भी विश्व व्यापार होने लगा। ठीक है, आधुनिक युग में WTO का गठन, और ये WTO जो है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी फुल फॉर्म है। और ये एग्जाम में फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है कि WTO की फुल फॉर्म क्या है। ये जो WTO है ये व्यापार को नियंत्रित करता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है WTO। आधुनिक युग में पत्तनों की महत्वपूर्ण भूमिका। दोस्तों, व्यापार जो है वो आधुनिक युग में वो ज्यादातर जलमार्ग से होता है, और जलमार्ग से जब व्यापार होता है तो वहां पर जो मतलब समुद्र के तट होते हैं वहां पर पत्तनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, सामान लादने और चढ़ाने के लिए पत्तनों की आवश्यकता होती है। तो ये उसी की भूमिका बता रहा है कि आज के समय में पत्तनों की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, अब ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता ही क्यों है। कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता ही क्यों है, उसको जरूरत क्या है व्यापार करने की। मतलब अगर कोई देश व्यापार ना भी करे तो क्या उसका काम चल सकता है? उसके देश में क्या उन सभी वस्तुओं का उत्पादन है कि मतलब वो व्यापार ना करे? तो दोस्तों, इसी के रीजन को हम देखेंगे कि इसका मुख्य कारण क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। इसका जो सबसे मुख्य कारण है वह राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। मतलब जैसे कि कोई भी देश
आप देश मान के चलिए, यहाँ पर कोई भी देश अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। मतलब वह हर एक वस्तु का उत्पादन जो उसकी जरूरत है, हर एक वस्तु का उत्पादन जो उस देश की जरूरत है, वह उसका उत्पादन नहीं कर सकता है। मतलब कुछ कॉन्टेक्स्ट में तो कर सकता है कि मतलब थोड़ी बहुत तो चीजें होंगी ना कि जो मतलब उस देश में निर्माण ही ना हो उस देश में। ठीक है, तो यही बता रहा है कि संसाधनों की भिन्नता। संसाधन मतलब कोई भी सामान उपभोग करने वाली वस्तुएं। ठीक है, संसाधन जैसे खनिज पदार्थ भी संसाधन के अंतर्गत ही आते हैं, तो वो भी इसी में शामिल है। जैसे आप अफ्रीका महाद्वीप को ही ले लीजिए कि यहाँ पर संसाधन बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर मतलब सोने चांदी है, मतलब बहुत ज्यादा संसाधन है, लेकिन फिर भी अफ्रीका महाद्वीप इतना विकसित नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है लोग इतने डेवलप नहीं है। ठीक है, तो यही बता रहा है संसाधनों में भिन्नता है। जैसे कोई क्षेत्र, किसी क्षेत्र में संसाधन ज्यादा है तो किसी क्षेत्र में संसाधन कम है। तो मतलब जिस क्षेत्र में संसाधन ज्यादा है या फिर जिस देश में, यहाँ पर क्षेत्र का मतलब देश है, जिस देश में संसाधन ज्यादा है तो मतलब उस देश से दूसरा देश आयात कर लेता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जो व्यापार है, व्यापार पर दो वर्ड आते हैं, आयात और निर्यात। क्या होता है दोस्तों आयात और निर्यात? आपने ये बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार सुना भी होगा। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आज। आयात जो होता है वो किसी भी देश से अपने देश में वस्तुओं को मंगाना होता है। देखिए आप एग्जांपल जरिए समझिए कि ये जैसे इंडिया है और ये अमेरिका है। ठीक है, अगर आप अमेरिका से कोई वस्तु यहाँ पर लेके आते हो इंडिया में, अगर आप अमेरिका से कोई भी वस्तु इंडिया में लेकर के आते हो तो आप उस वस्तु का आयात कर रहे हो। ठीक है, उस वस्तु को आयात कर रहे हो। और अगर आप इंडिया से कोई वस्तु अमेरिका भेजते हो तो मतलब आप उस वस्तु का निर्यात कर रहे हो। तो मतलब वस्तुओं को अपने देश में मंगाना ये होता है आयात, और अपने देश से वस्तुओं को दूसरे देश में भेजना ये होता है निर्यात। ठीक है, अभी इसका दूसरा कारक देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है जनसंख्या, कि उस देश की जनसंख्या कितनी है। क्योंकि जितनी जनसंख्या जिस देश की होगी उसकी जरूरतें उतना ही ज्यादा होंगी। जब उस देश की उतनी ज्यादा जरूरतें होंगी तो उसे मतलब संसाधन भी अधिक चाहिए, और जब संसाधन अधिक चाहिए तो मतलब अपने देश में वो मतलब सारे संसाधनों का निर्माण नहीं कर सकता, तो इसीलिए उसे दूसरे देशों से संसाधन को आयात करना पड़ता है। ठीक है, इसका ये महत्वपूर्ण कारक निभाता है जनसंख्या। और ये भारत में खासकर भारत का जो व्यापार है वो मतलब आयात हमेशा ज्यादा ही रहा है और निर्यात हमेशा कम रहा है। और ये है विदेशी निवेश। जो थर्ड कारक है वो है विदेशी निवेश। विदेशी निवेश मतलब विकसित देशों से या फिर किसी भी अन्य देश से किसी अन्य देश में अपनी फैक्ट्री डालना या फिर कोई भी कारोबार शुरू करना। जब अन्य देश से मतलब दूसरे देश से उस देश में व्यक्ति मतलब जो भी निवेशक है वो अपना निवेश करते हैं उस देश में, तो उस देशों के जो मतलब लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनको रोजगार मिलता है। तो सरकार मतलब इसी की मतलब सरकार का यह भी एक कारण है, क्योंकि जब विदेशी निवेश होगा उस देश में तो उस देश के लोगों को रोजगार मिलेगा। और अगर सरकार अपने देश के लोगों को रोजगार नहीं प्रदान कर पा रही है मतलब पर्याप्त मात्रा में, तो जो विदेश से लोग आने वाले हैं निवेशक वो उसकी पूर्ति कर रहे हैं, क्योंकि निवेशक हैं ये उस देश के लोगों को रोजगार देते हैं। तो मतलब सरकार का ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, जो चौथा कारक है वो है परिवहन। ये सबसे महत्वपूर्ण कारक है दोस्तों परिवहन, क्योंकि आजकल परिवहन में क्रांति आने के बाद आजकल तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार बहुत ही ज्यादा सुलभ हो गया है। पहले आपने सोचा कि पहले व्यापार किस तरीके का होता था? व्यापार तो शुरू से ही होता आ रहा है ना, क्योंकि मतलब व्यापार तो होता आ रहा है। और जो व्यापार है वो मतलब पहले तो मतलब परिवहन इतना विकसित नहीं था, तो पहले व्यापार किस तरीके का होता था सोचा आपने कभी? दोस्तों जो पहले व्यापार है वो समुद्रों के जरिए ही मतलब यात्रा होता था। ठीक है, या फिर मतलब जो व्यक्ति है या तो समुद्र के जरिए होगा। ठीक है, या जो व्यक्ति है वो मतलब पहले घोड़ा गाड़ी तो थे ना, बैलगाड़ी, तो मतलब उनके जरिए भी व्यापार होता था पहले तो। लेकिन जब से पहिए का आविष्कार हुआ है और ये परिवहन में क्रांति आई है, तो मतलब इसने अंतरराष्ट्रीय व्यापार को और भी ज्यादा बढ़ावा दे दिया है। ठीक है, और ये पांचवा कारक है ये सांस्कृतिक कारक है। ये सांस्कृतिक कारक भी मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार होते हैं, क्योंकि जो मतलब उस देश की किसी भी देश की संस्कृति है अगर किसी अन्य देश के सामान को अपना पसंद करती है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे चाइना के माल को इंडिया
कि जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये मतलब सांस्कृतिक कारक है। तो मतलब अपने देश का सामान वो पसंद नहीं कर रहे, वो दूसरे देश का सामान पसंद कर रहे हैं। और जब लोगों की डिमांड होगी तो सरकार की मजबूरी है कि उसे आयात करना ही पड़ेगा। जब लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो सरकार की मजबूरी है कि उसे आयात करना ही पड़ेगा। तो ये मतलब सांस्कृतिक कारक है। तो आप समझिए कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता क्यों है, ये कोई भी देश व्यापार करता क्यों है। अब दोस्तों समझ गए होंगे आप अच्छी तरीके से। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए। वैसे मुझे लगता नहीं कि आपको समझ जरूर आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार के पक्ष क्या हैं। ठीक है, पहला है द्विपार्श्विक व्यापार। मतलब ये आप नाम से ही देख लिया ना, द्विपार्श्विक व्यापार मतलब दो देशों के मध्य, ये इंडिया है ये अमेरिका है, इन देशों के मध्य जो व्यापार होता है उसे ही द्विपार्श्विक व्यापार कहते हैं। बस सिंपल सी बात है। आप जो पहले वर्ड है पहले आप उसके मतलब पे जाइएगा। ठीक है, अब ये देखिए बहुपार्श्विक व्यापार। ठीक है, बहुपार्श्विक मतलब दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार बहुपार्श्विक व्यापार कहलाता है। बस सिंपल सी बात है। आप पहले मतलब कोई भी अगर शब्द है अगर आपको वो शब्द कठिन लगता है तो पहले आप उस शब्द को तोड़िए। ठीक है, कि वो कहना क्या चाहता है, फिर उसको समझिए तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। दोस्तों ये 3 मार्क्स से क्वेश्चन आता है और इसके 3 ही पॉइंट्स हैं। तो आप इन्हें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझिए। ये मुझे लगता है कि एग्जाम में जरूर आएगा ये 3 मार्क्स में। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष क्या है, और सबसे पहला जो पक्ष है वो है व्यापार का परिमाण। अब ये क्या होता है दोस्तों, इसे हम देखते हैं। व्यापार का परिमाण क्या है। व्यापार की गई वस्तुओं का वास्तविक तौल परिमाण कहलाता है। क्या कह रहे हैं दोस्तों, व्यापार की गई वस्तुओं का वास्तविक तौल ही परिमाण कहलाता है। मतलब जो भी वस्तु है मतलब व्यापार की गई है, उन वस्तुओं की जो तौल है वो जो माप है उसे ही परिमाण कहते हैं, व्यापार का परिमाण कहते हैं। ठीक है, सभी व्यापार की व्यापारिक सेवाओं को तोला नहीं जा सकता। दोस्तों बिल्कुल सच बात है कि आप वस्तुओं को तो पैसे के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, वस्तुओं को तो तोल सकते हैं, लेकिन जैसे सेवा क्षेत्र है, जैसे कोई भी वकील है डॉक्टर है ये सेवा प्रदान कर रहा है किसी को, तो आप उसको कैसे तोलोगे। क्या उसको आप तोल सकते हो, वकील की सेवा को आप तोल सकते हो, कभी नहीं तोल सकते। ठीक है, तो इसीलिए वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार का परिणाम के रूप में जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे नया पॉइंट निकल के आया है कि मतलब जो वस्तु है और जो सेवा है, अब इनको जो है आप मूल्य में परिवर्तित कर दीजिए। जैसे किसी वस्तु का निर्माण हुआ है तो आप उसको कितने में बेच रहे हैं, मतलब वो वस्तु कितने में गई है तो वो रुपए में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अभी आप जैसे सेवा है, जैसे कोई भी डॉक्टर सेवा कर रहा है, मतलब कोई भी डॉक्टर किसी का इलाज कर रहा है तो मतलब डॉक्टर वो कितने पैसे ले रहा है, तो मतलब ये भी अब रुपए में कन्वर्ट हो गया, ये भी रुपए में कन्वर्ट हो गया, ये भी रुपए में कन्वर्ट हो गया, तो मतलब अब हो गया ना एक जैसा। अब तो हम इसको तोल सकते हैं ना। ठीक है, तो मतलब यही कह रहा है कि इसके कुल मूल्य को अब इन दोनों के पैसे को हमने जोड़ लिया, तो ठीक है इस कुल मूल्य को ही व्यापार के परिणाम के रूप में जाना जाता है, व्यापार का परिमाण के रूप में जाना जाता है। आ गया होगा दोस्तों समझ आपको। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट है व्यापार संयोजन। व्यापार संयोजन क्या होता है इसे हम देखते हैं। व्यापार संयोजन कोई नया शब्द नहीं दोस्तों, कि व्यापार संयोजन का मतलब होता है कि पहले के समय में, जो पहले का समय है उसमें मतलब क्या क्या आयात होता था, कौन कौन सी वस्तुएं आयात होती थी, और जो आज का समय है उसमें कौन कौन सी वस्तुएं आयात होती हैं। मतलब इसमें जो है वस्तुओं के प्रकार को दिया गया है, पहले कौन सी वस्तुएं आयात होती थी या निर्यात होती थी, और आज के समय है आज कौन सी वस्तुएं आयात होती हैं और कौन सी वस्तुएं निर्यात होती हैं, उसी को ही व्यापार संयोजन कहते हैं। अब देखिए जो लिखा है उसे देखते हैं। व्यापार संयोजन से अभिप्राय वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रकार में हुए परिवर्तन से। मैंने बताया ना दोस्तों, वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रकार में हुए परिवर्तन से, मतलब पहले किस तरीके से मतलब इनका व्यापार होता था, ठीक है, और आज किस तरीके से इनका व्यापार होता था यही बता रहा है। ठीक है, जैसे पिछली शताब्दी के शुरू में प्राथमिक उत्पादों का व्यापार प्रधान था, मतलब जब भी जो पिछली शताब्दी है उसमें मतलब प्राथमिक क्रियाओं पर ज्यादा ध्यान दिया गया था और उन्हीं का ही ज्यादा व्यापार होता था। जैसे प्राथमिक क्रिया क्या, कृषि से रिलेटेड, तो मतलब किससे रिलेटेड जो भी सामान है, जो भी वस्तुएं हैं, जैसे फसल हो गया, गन्ना, चीनी, मक्का, जौ, राई, जो भी मतलब कृषि से रिलेटेड वस्तु है उनका व्यापार होता था। ठीक है, लेकिन जो बाद का समय है, बाद में निर्माण क्षेत्र में
निर्माण क्षेत्र की वस्तुओं का आधिपत्य आ गया। अब जैसे धीरे धीरे मनुष्य विकसित हुआ तो मतलब प्राथमिक क्रियाओं से द्वितीय क्रिया में आया। मैंने आपको ये दोस्तों एक एक करके डिटेल में पढ़ाया कि प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है, द्वितीय क्रियाएं क्या होती हैं। अब अगर आपको ये नहीं आए तो फिर मुझे बहुत गुस्सा आएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपको इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ा चुका हूँ कि आपको इन सब के मतलब, इन सब का जो शब्द है इनका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले प्राथमिक क्रियाओं का जो मतलब वस्तु है उनका व्यापार होता था, लेकिन बाद में जो द्वितीय क्रियाओं का व्यापार होने लगा। द्वितीय क्रिया मतलब निर्माण क्षेत्र से, ठीक है, किसी वस्तु का जो निर्माण होता है उसका आधिपत्य आ गया। लेकिन जो आज का समय, जो कि हम बात करें प्रेजेंट के समय में, तो अब सेवा क्षेत्र भी तेजी से बढ़ रहा है। कि मतलब अब पहले जो थी वो प्राथमिक क्रियाओं का व्यापार होता था, ठीक है। अब जो बीच में जो आ गया वो द्वितीय क्रियाओं का व्यापार होने लगा, मतलब निर्माण उद्योग का जो आज का समय आ रहा है वो धीरे धीरे सेवा क्षेत्र में बढ़ रहा है, ठीक है। कि अब मतलब सेवा क्षेत्र का जो व्यापार होने लगा है, ठीक है। आप देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है व्यापार संतुलन। तो व्यापार संतुलन क्या है, मैं आपको इसे भी बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये इसका तीसरा पॉइंट है, व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन क्या होता है इसे देखिए दोस्तों। आयात व निर्यात के अंतर को ही व्यापार संतुलन कहते हैं। बस सिंपल सी बात, जितनी वस्तुओं को आप आयात करते हो, मान लीजिए आपने 3 जो है कोई भी ले लीजिए कि आपने 3 किसी वस्तु का आयात किया, ठीक है, मतलब दूसरे देशों से अपने देश में मंगाया। और अगर आपने 4 वस्तुओं को अपने देश से दूसरे देश में भेज दिया, 3 वस्तुओं को तो आप अपने यहाँ मंगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन और यही जो सेम वस्तु है इसको आप जो 4 वस्तु है वो आप अपने यहाँ से भेज रहे हैं, तो मतलब आपको क्या, आपको फायदा हो रहा है, घाटा हो रहा है? पहले आप ये सोचिए दोस्तों कि आपको फायदा हो रहा है, घाटा हो रहा है। दोस्तों आपको फायदा हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपने 3 खरीदी है लेकिन 4 बेची है। आपने जैसे 3 खरीदी है, आयात का मतलब खरीदना है, निर्यात का मतलब बेचना। आपने जैसे 3 वस्तु खरीदी है तो मतलब 4 वस्तु बेची भी तो है। 3 को 3 से हटा लीजिए तो आपको कम से कम 1 वस्तु बेचने का तो फायदा हुआ। अगर आपने 1 वस्तु बेची है तो उसमें आपने कुछ तो प्रॉफिट कमाया होगा, ठीक है। इसी को व्यापार संतुलन कहते हैं। और ये 2 तरीके के होते हैं दोस्तों, ऋणात्मक संतुलन एवं धनात्मक संतुलन। दोस्तों मैंने इसको बहुत ही सिंपल वे में लिखने की कोशिश करी है, ठीक है। ऋणात्मक संतुलन एवं धनात्मक संतुलन। जो ऋणात्मक संतुलन होता है इसमें आयात ज्यादा होता है एवं निर्यात कम होता है, ठीक है। मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करी है कि आयात ज्यादा और निर्यात कम से कम शब्द है दोस्तों इसमें, शॉर्ट नोट से मेरे, ठीक है। आयात ज्यादा मतलब कोई भी सामान हम दूसरे देशों से अपने देश में मंगाते हैं, मतलब ज्यादा मात्रा में जब हम मंगाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको यही एग्जांपल के थ्रू आप समझिए, जैसे जहां पर आपने ऊपर देखा था, मैंने क्या बोला, आपने 3 व्यक्ति जो वस्तु है वो भेजी थी, लेकिन अगर आपने 3 वस्तु अपने देश से मतलब भेजी है और 4 वस्तु आपने मंगाई है, अब आप इसका उल्टा समझ लीजिए कि आपने अब 3 वस्तुओं को अपने देश से भेजा है, मतलब अपने देश से उस देश में निर्यात करा है, ठीक है। और जब आपने 4 वस्तुएं मंगाई है तो आप मतलब घाटे में हैं, क्यों? क्योंकि आपने 1 वस्तु को ज्यादा खरीदा है, तो आपने 1 वस्तु के ज्यादा पैसे उसको दिए हैं, ठीक है। इसे ऋणात्मक संतुलन कहते हैं, मतलब आयात ज्यादा निर्यात कम। आप सीधे शब्दों में आप ध्यान दीजिए, ठीक है। और धनात्मक संतुलन होता है उसमें निर्यात ज्यादा और आयात कम। निर्यात ज्यादा और आयात कम मतलब अपने देश से दूसरे देश में हम ज्यादा वस्तुएं भेज रहे हैं और जो दूसरे देश से है अपने देश में कम वस्तुओं को मंगा रहे हैं, ठीक है। इसे मतलब धनात्मक संतुलन कहते हैं। व्यापार संतुलन का धनात्मक संतुलन है ये दोस्तों। जो आज का जो टॉपिक है वो मैं सोच रहा हूँ यहीं पर समाप्त करूँ, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये कुछ बड़ा है, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी मतलब अच्छी तरीके से पढ़ सके और उन्हें भी मतलब ज्ञान प्राप्त हो सके। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप जो है फ्री शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।